बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इस पर हम बात करेंगे कि सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन, जनाना बांझपन या बे औलादी के मसाइल ये क्यों होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी प्राइमरी सेकेंडरी जो इसकी काजेज़ होती हैं वो क्या होती हैं, और आज के दौर के अंदर ये बे औलादी का जो कॉन्सेप्ट है इसको किस तरह क्लैरिफाई किया जा सकता है और इसके बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं। कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे प्रिवेंशन की जा सकती है और कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है, और इस ट्रीटमेंट के लिए क्या प्लान्स होते हैं, क्या आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, किस तरह इसको डायग्नोज किया जाता है, फिर किस तरह जो है वो इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा होता है, कितना सक्सेसफुल होता है। फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर क्या मिथ्स होती हैं, उनको रियलिटी में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। और एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब कोई पेशेंट आती है, रिपोर्ट होती है, तो उनकी मिथ्स क्या होती हैं गायनी के हवाले से, बे औलादी के हवाले से, सब फर्टिलिटी के हवाले से, बांझपन के हवाले से। तो इन सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज मैंने अपने इस प्रोग्राम में एक मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सदफ़ काशिफ, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट गायनाकोलॉजिस्ट हैं और एक वसी तजर्बा रखती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती शेड्यूल में से आपने अपना टाइम जो है वो हमारे लिए निकाला। डॉक्टर साहब, जब भी कोई गेस्ट हमारे प्रोग्राम में होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे सबसे पहला सवाल जो करता हूँ वो ये होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि आपको तालीम में और अपनी सक्सेस में कितनी मुश्किलात आई, क्या क्या उसके रास्ते में आपकी हर्डल्स आई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम डॉक्टर सदफ़ काशिफ है और मैं गुज़श्ता 15 से 20 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। ठीक मैंने ग्रेजुएशन की थी पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से, ठीक है। और उसके बाद फिर क्योंकि मेरी रेजिडेंस लाहौर की थी तो मैंने लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में अपनी हाउस जॉब की थी, और क्योंकि गायनी में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था इसलिए मैंने उसी में अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की। ठीक फिर पार्ट 1 पास किया, फिर जिना हॉस्पिटल से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। फिर मैं कुछ अर्से के लिए मुल्क से बाहर चली गई, फिर ठीक वापस आके मैंने फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल ज्वाइन किया और अभी भी करंटली मैं उसी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। ठीक। तो डॉक्टर साहब, गायनाकोलॉजिस्ट बनने का शौक था, हाँ जी, शुरू से शौक था। मोटिवेशन कैसे आई? मोटिवेशन इस लिहाज से थी कि बचपन से मुझे लगता था कि अपने बारे में या फीमेल्स के बारे में जो बेसिक हेल्थ इश्यूज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो खुद पता होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर बनने का शौक़ तो मुझे इसलिए था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी था और मेरे फैमिली में और भी मेरे जो चचा वगैरह सब, मेरी फूफो ने ट्राई किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी मेरिट से कुछ नंबर से सीट रह गई, तो फिर सबका फोकस मेरे पे था। आई वॉज द एल्डेस्ट अमंग द चिल्ड्रन, सो उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें, और फिर मेरा अपना इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया और फिर बस मैं डॉक्टर बन गई। ठीक है। तो फैमिली डॉक्टर साहब इस सारे सफ़र में कितनी सपोर्टिव रही? फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि डॉक्टर तो कोई बन ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसे ही। और ख़ास तौर पे बेटी को पढ़ाने के लिए मेरा ख्याल है माँ बाप की डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, उनकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सो मैं इसका सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को दूंगी, ठीक है। जिन्होंने हर मामले में सपोर्ट किया। और उसके बाद फिर हाउस जॉब में मेरी शादी हो गई थी, तो मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पोस्ट ठीक है। ग्रेजुएशन तो मैंने उसके बाद ही की। ठीक है। तो फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो गायनी की प्रैक्टिस आप बिल्कुल नहीं कर सकते उसके बगैर। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हमारी मेडिकल कम्युनिटी में ये कहा जाता है कि गायनाकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो बड़ी एंजाइटी, चिड़चिड़ी और लड़ाकी टाइप होती हैं। तो आप तो माशाल्लाह बड़े स्माइली फेस के साथ है, तो इसकी आपकी स्माइल के पीछे क्या राज है? ये मेरा ख्याल है हर एक की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है। ठीक गायनी नो डाउट बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है कभी कभी, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाता है, क्योंकि हम एक ही टाइम पे दो इंसानी जानों के साथ डील कर रहे होते हैं, माँ भी है, बच्चा भी है। फिर कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो कि नॉर्मली आप एक नॉर्मल इंसान के अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर चेंजेस आई होती हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। ठीक है।
तो ठीक है, समटाइम्स इट इज़ अ बिट स्ट्रेसफुल, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेस लेके करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ठीक ख्याल है कि हर चीज़ में सबसे पहले आपको अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए, ठीक और अपने वर्क एनवायरनमेंट को खुद स्टेबल और प्लेजेंट रखना चाहिए। ठीक तो हो गया। मैं इस असूल पे काम करती हूँ। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब इतनी रूटीन में जब आप ये आज के दौर में आप देखती हैं, खुद भी आप वाकिफ़ हैं कि हम ये समझते हैं कि लोगों के अंदर बे-औलादी के मसाइल बढ़ने की वजूहात आपकी नज़र में क्या है? हाँ जी, अब आजकल के दौर में वाक़ई इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी है। मेरा ख़्याल हर 10 में उसकी से 2-3 जो है ना वो ऐसे हाँ जुड़े जी, आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी कुछ वजूहात तो ये हैं कि शायद लड़कियां भी अब ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, ठीक है, तो वो जो बहुत अर्ली मैरिजेस थी वो अब आजकल ज़्यादा नहीं नज़र आती। ठीक है, और लोग खुद अपनी शादी को डिले करते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। और एक जो ऑप्टिमम एज है वो अवेल नहीं की जाती। जब वो 30 तक पहुंच जाते हैं, 30s में, तो उसके बाद शादी करते हैं, और उसके बाद फिर बहुत जल्दी पड़ जाती है कि बस अब तो हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया, और अब फटाफट जल्दी जल्दी बेबी हो जाना चाहिए, और उसमें वो एंक्शस हो जाते हैं, एनजाइटी हो जाती है। एनजाइटी के साथ साथ ज़ाहिर है, मतलब इट टेक्स टाइम। कोई नेचुरल प्रेगनेंसी को भी अचीव करने में 12 to 14 मंथ्स लग सकते हैं किसी भी ठीक है, कपल को। लेकिन जब वो एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं तो वो चीज़ और प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा काउंट करता है। जो आजकल आपने अपने सर्केडियन रिदम, जो हमारा एक नॉर्मल नेचुरल अल्लाह ताला ने हमारा एक साइकिल बना के भेजा है, स्लीप साइकिल, वो डिस्टर्ब हो गया। बहुत से लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, फजर के वक्त नहीं उठते, रात को देर तक जागते रहते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, केमिकल्स का बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में प्रेजेंस हो गई है। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कोई फैक्टर है ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। पहले डॉक्टर साहब जैसे ये होता था कि ये कहते थे कि इनफर्टिलिटी है, इनफर्टाइल कपल है। आप उसको सब फर्टाइल कहते हैं, तो एक आम बंदा इन दोनों में अगर फ़र्क समझे तो क्या समझे? बेसिकली इनफर्टिलिटी लफ्ज़ बहुत बोल्ड है, बहुत हार्श है। ठीक है, सो या बहुत ज़्यादा सख्त है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि टोटली बांझ, यानी ये लफ्ज़ किसी के लिए भी कहना बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इमोशनली बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक, और किसी भी कपल को या किसी भी इंसान को आप ये कह दें कि जी आप बिल्कुल बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, तो ये बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है और बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमेटाइजिंग है। ठीक है, तो इसलिए इस लफ्ज़ को चेंज कर दिया गया है। अब इसको कहा जाता है कि सब इनफर्टिलिटी है, सब फर्टिलिटी। सब फर्टिलिटी का मतलब है कि कुछ ऑप्टिमम जो एक पोटेंशियल है कंसीव करने का, वो नहीं अचीव हो पा रहा। उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, उसके मुताबिक फिर हम उसको डिटेल में देखते हैं। लेकिन हर कपल कंसीव कर सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉज। उसकी सबसे पहले वजह पता चलाई जाए कि वो वजह क्या है। अगर उसकी वजह पता चल जाए तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ज़रिए हम कई ऐसे कपल्स की भी हेल्प कर सकते हैं जो पहले किसी ज़माने में बिल्कुल लाइलाज तस्वुर किए जाते थे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरा हम ये देखते हैं कि अगर हम कॉमन इसकी वजूहात ढूँढने की कोशिश करें तो इसमें कहा ये जाता था पहले 90% लोग जो है ना वो फ़ीमेल को ही इसका इल्ज़ाम देते थे। तो आप क्या समझती हैं कि आज के दौर में मेल और फीमेल इक्वल हो चुका है बाँझपन? इक्वल यानी उनकी शरह उसी तरह ही आ रही है कि वो भी उतने ही हैं और मर्दों में भी उतने ही मसाइल? बेसिक जो पहले कहा जाता था वो ये था कि हमारी सोसाइटी ज़्यादातर लड़कियों को टारगेट करती है, ऐसे ही? और हर चीज़ का उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम दे दिया जाता है, और लड़कियां इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट भी हो जाती हैं। और ठीक है, मेल्स शायद अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ से बालातर समझते थे कि हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ठीक है, अभी भी काफ़ी हद तक कई कपल्स में, कई पेशेंट्स के अंदर हम जब देखते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कपल की हिस्ट्री है। सो जब हम कपल की हिस्ट्री लेते हैं तो अक्सर पता चलता है कि मेल्स ने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई होती, और वो कहते हैं कि हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, सो ये चीज़, इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जब एक इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का मसला दरपेश होता है या प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही, अगर एक कपल 12 महीने से 14 महीने तक इकट्ठे रह रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाई, तो इसका मतलब है कि उन्हें एक गायनोकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है।
ठीक है। और ताकि उनके सही मसले की तशख़ीस की जा सके और उसकी वजह को पता चलाया जा सके, जो कि मेल्स में भी उतनी ही कॉमन है जितनी फीमेल्स में है। ठीक है। और बल्कि सबसे पहले हम टेस्ट ही मेल्स का करवाते हैं, ताकि हमें एक तरफ से तसल्ली हो जाए कि इनका टेस्ट ठीक है, आगे फिर हम फीमेल को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल हम देखते हैं PCOS, PCOD, इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत चलती हैं, लोगों को गाइडेंस भी बहुत दी जाती है। क्या आप ये समझती हैं कि PCOS और PCOD के साथ भी कंसीव किया जा सकता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक बहुत कॉमन कंडीशन है। इसको बीमारी कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि ठीक है। इसको ये एक, लाइफस्टाइल चेंजिंग। ये एक हेल्थ कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि और बाकी की हेल्थ लाइफ कंडीशंस हैं। इनको अगर प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया जाए तो इनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। ये दुनिया में मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे अपनी बॉडी में से, लेकिन ये मैनेजेबल है और इसके साथ प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। इसके साथ पेशेंट्स बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं, एक हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम के साथ अपने बेबी को घर लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया, यानी इसमें कोई मसला नहीं है। नहीं, इनको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यानी लाइफस्टाइल वो चेंज करेंगे तो ये हाँ चीज़ें जी, ठीक हो सकती इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट लॉस। हैं। ठीक हो गया। सो अगर आप वेट लॉस करते हैं, 3 to 5% वेट लॉस भी हो, तो इन पेशेंट्स के सिम्टम्स में बहुत बेहतरी आ जाती है। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, रिकमेंडेड वर्कअप जो रूटीन्स होती है कंडीशन ऐसे फर्टाइल कपल की, तो उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन सा वर्कअप कराना ज़रूरी होता है उनको? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मेल्स के लिए हम सीमन एनालिसिस करवाते हैं ठीक है। और उनकी सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है कपल की, और उसके मुताबिक हम उनकी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट तो हस्बैंड सीमन एनालिसिस है। ठीक है। वो अगर ठीक है, साथ साथ हम फीमेल को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ बेसिक एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हमें कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी है तो वो पता चल सकती है। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से हम उनके हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं, थायराइड के टेस्ट करवाते हैं, सीरम प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाते हैं। उसके अलावा हम उनके FSH LH का लेवल करवाते हैं, और इसके अलावा हम ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करवाते हैं। अगर हमें इस बात का है कि वो काफ़ी अरसे से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो हम उनकी ट्यूबल पेटेंसी भी चेक करते हैं। सो ओव्यूलेशन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारी फिलोपियन ट्यूब्स को टेस्ट चेक करने के लिए, उनकी पेटेंसी को चेक करने के लिए टेस्ट होते हैं, और बाकी की जो उनके हार्मोनल प्रोफाइल है वो करवाया जाता है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसके बाद अगर हम जाएँ तो एक ये कहा जाता है कि आपका जो है ना वो ART है, फिर दूसरा ये कहा जाता है IVF है, फिर XC है, IUI है। ये बेसिकली ये चारों जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, क्या है? जी, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं। IUI का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम सर्वाइकल फैक्टर को ट्रीट करते हैं। ठीक। सर्वाइकल फैक्टर क्या है कि समटाइम्स सर्विक्स के ऊपर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जो कि हेल्दी स्पर्म्स को अंदर नहीं जाने देती। ठीक है। तो हम अगर हमारी ट्यूब्स पेटेंट हैं, पेशेंट की ट्यूब्स पेटेंट हैं, तो फिर हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन का ट्रायल देते हैं। ठीक है। सो वो हम जिसको हम स्पर्म्स IUI को, कहते हैं। हाँ जी, उसको IUI कहा जाता है। ये सिंपल सा एक प्रोसीजर है। इसमें हम स्पर्म्स को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद एसेप्टिक कंडीशंस में इन्फेक्शन से बचते हुए, उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए, हम वो यूट्रस के अंदर एक कैथेटर पास करते हैं और उसके ज़रिए स्पर्म्स को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इंसेमिनेट कर देते हैं। ठीक है। और ये क्लिनिकल प्रोसीजर जी, ये बिल्कुल क्लिनिकल प्रोसीजर है। केयर डे होगा? केयर बेसिस पे हो जाता है, किसी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, किसी एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक। पेशेंट 2-3 घंटे में घर जा सकती है। ठीक हो गया। तो और सिंपल प्रोसीजर है। फिर उसके इसके बाद बाद? आगे अगली चीज़ें आती हैं IVF और ICSI। IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। वो कपल्स जिनमें फीमेल पार्टनर की फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, या ठीक है। किसी वजह से वो हेल्दी नहीं है, या किसी सर्जरी की वजह से डैमेज हो गई हैं, या किसी डिजीज़ की वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, या किसी और वजह से डैमेज हो चुकी हैं, और अब वो पेटेंट नहीं है, वो ठीक। रास्ता बंद कर चुकी हैं जो एग को लेके यूट्रस तक आ रहा है। ठीक है। तो उन पेशेंट्स के लिए हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसमें मदर से एग्स ले लिए जाते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, और मेल पार्टनर से सीमेन ले लिया जाता है। उसके स्पर्म्स को उसी तरह प्रिपेयर किया जाता है, और जिस्म से बाहर एक पेट्री डिश के अंदर उनको फर्टिलाइज़ किया जाता है, और जब वो एक ख़ास स्टेज पे पहुंचता है एम्ब्रियो, तो तब वो बेबी मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है।
और जहाँ तक इक्सी की बात है, इक्सी का मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है। ये उन कपल्स के लिए होता है जिनमें मेल्स का स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है ठीक है। या बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है। सो उसमें हम अपने यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट्स जो हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो वो मेल पार्टनर्स को ट्रीट करते हैं, उसके बाद उनकी एक माइनर सी सर्जरी होती है जिसको टेसा कहा जाता है। वहाँ से वो टेस्टिकल्स से डायरेक्ट स्पर्म्स को एस्पिरेट करते हैं, और अगर एक या दो स्पर्म्स भी मिल गए हैं तो वो उसको उसी तरह उसी प्रोसेस से गुजार के फीमेल पार्टनर से एग लेके उसको फर्टिलाइज़ करते हैं। ठीक। और उसके बाद फिर वो बेबी की अर्ली डेवलपमेंट करके वो बेबी को हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक हो। तो वो उन कपल्स के लिए बहुत बड़ी होप है जिनके अंदर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, यानी एजोस्पर्मिया टाइप। जैसे एजोस्पर्मिया। बिल्कुल। ठीक है। एजोस्पर्मिया अगर हो तो एक्सी के जरिए उसका भी कुछ हल निकल हाँ सकता जी, है। हाँ जी। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ना आपके क्लिनिकल ट्रायल में भी होगा, हमारे पास भी लोग आते हैं, वो कहते हैं जी इसको तो 18 की बीमारी है, 18 है तो अब ये माँ नहीं बन सकती। तो ये 18 क्या है? ये आपकी नज़र में मिथ है, रियलिटी है, क्या है? ये बेसिकली हमारी सोसाइटी में एक लफ्ज़ बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली ठीक है। उन सब फीमेल्स के लिए जिनके पास किसी वजह से बेबी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनके रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं या उनकी प्री टर्म बर्थ्स हैं कि वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाती है, वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाता, जी। या बच्चा पैदा होने के बाद किसी वजह से फोत हो जाता है, तो उन सब को या जो हमारी सोसाइटी में एक कॉमन सा लफ्ज़ दे दिया जाता है और वो टर्म 18 की यूज़ की जाती कि है। इसको 18 है, इसको अब बच्चे नहीं होंगे। इसमें किसी किस्म की कोई रियलिटी नहीं है। ठीक ये है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत ही ख़राब लफ्ज़ है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि किसी को भी आप स्टिग्मेटाइज़ नहीं कर सकते। किसी भी बिल्कुल। फीमेल को आप इस बात का लेबल लगा के उसको कॉर्डन ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि होता ही है कि उस फीमेल को किसी भी जगह पे सोशल गैदरिंग्स में नहीं शामिल किया जाता। उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा टैबू समझा जाता है कि बिल्कुल। इस फीमेल के क्योंकि बच्चे नहीं हैं या बच्चे सर्वाइव नहीं करते, तो इस वजह से इसको किसी नए कपल के पास ना आने दिया जाए, इसको फंक्शन में शामिल ना किया जाए, इसको अपनी गैदरिंग्स में ना आने दिया जाए, या इसका साया पड़ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप उसको इमोशनली इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर देंगे कि वो बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहेगी, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। तो आप, इससे बेहतर है कि आप उसकी असल कॉज की तरफ या असल उसकी वजह की तरफ जाएं कि आखिर उसके रिपीटेड मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं, या उसके बेबी अर्ली मतलब सर्वाइवल क्यों नहीं हो पाता, या उसकी प्री टर्म डिलीवरी क्यों हो रही है। तो अगर आप कॉज को ट्रीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक हो। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, हमारे मेडिकल में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपका बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आपके साथ जो मरीज आते हैं प्रेगनेंसी के साथ, उनकी क्या मिथ आपके क्लिनिकल ट्रायल में होती हैं जो आप समझती हैं कि ये तो हर तीसरा मरीज यही बात करता है? प्रेगनेंसी को लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं लोगों के अंदर कि ख़ास तौर पे वो इस बारे में बहुत कंसर्न होते हैं कि हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कौन सी गरम गर्म ठंडे चीज़ का। होगी, कौन सी ठंडी चीज़ होगी, और गर्म चीज़ें खाने से मेरे बेबी को बुरा असर तो नहीं हो जाएगा। और मेडिसिन के बारे में कंसर्न होते हैं, वो तो चलो ठीक है कि मेडिसिन तो वाकई आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो फूड आइटम्स हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई रियलिटी नहीं है। ठीक। जैसे हमारी इस्तिलाह में गर्म चीज़ वही है जो चूल्हे के ऊपर रखी है, और जो ठंडी चीज़ है वो जो फ्रिज में रखी है। तो गर्म ठंडी का कोई कॉन्सेप्ट हमारी मेडिकल की फील्ड में नहीं है। ठीक है। जो भी हाई कैलोरी फूड है वो मतलब जो अच्छी नेचुरल फूड अल्लाह ताला ने बनाई है वो सब चीज़ें अच्छी हैं, तो इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं होती। ठीक है। फिर लोगों को ये होता है कि हम ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते, हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, लेटना किस पोजीशन में है, तो वो इस बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। कुछ चीज़ें जेन्युइन होती हैं, कुछ चीज़ें जो इस है वो तरह की बहुत चीज़ों के साथ ज़्यादा, ज़्यादा पेशेंट रिपोर्ट। हाँ जी, इस तरह से ज़्यादा। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर सद्दफ़ काशिफ हमारे साथ मौजूद होंगी। मज़े की गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूं और आज की जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर सद्दफ़ काशिफ, गोल्ड मेडलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉमन जो मिथ्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर इनफर्टिलिटी या इसके अलावा सब फर्टिलिटी, एजोस्पर्मिया, बेऔलादी, बांझपन, 18, इस तरह के जो मसाइल होते हैं, हम ये बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहबा से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के पेशेंट जो है वो रिपोर्ट होते हैं और उनका डॉक्टर साहबा उनको काउंसल किस तरह करती हैं
और इनमें मिथ्स कितनी होती हैं, रियलिटी कितनी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब लोग आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो उनके सवाल जवाब होते हैं ट्रैवल नहीं करना, ये नहीं खाना गर्म ठंडा और ये वो, तो क्या आप कुछ फीमेल्स ये कहती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान काम करने से गायनेकोलॉजिस्ट ने मना किया है, क्या ये क्यों मना करते हैं? कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर जिन पेशेंट्स में प्री टर्म लेबर या मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या उनके अंदर प्लेसेंटा लोकलाइजेशन में हमें पता चलता है कि प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं या लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। उन कंडीशंस में हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। लेकिन मोस्टली जो प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, इट्स नॉट अ डिजीज़। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बीमार नहीं हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो बीमार नहीं है, वो एक नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकता है, वो अपनी लाइफ की रूटीन को कंटिन्यू कर सकता है। तो सिर्फ चंद कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर हम वाकई बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें पेशेंट ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में होगा? हाँ जी, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट होती हैं। और उनमें वही चीज़ें हैं जो मिसकैरेजेस की तरफ या प्रीटर्म लेबर की तरफ या APH एंटीपार्टम हैमरेज की तरफ लीड करती हैं किसी को, तो उसमें हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जब फीमेल्स आती हैं तो हर फीमेल ये कहती है कि मेरी जो प्रेगनेंसी है ये नॉर्मल डिलीवर होनी चाहिए, तो क्या सी सेक्शन से बचने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए क्या ऐसी आदत रूटीन बनाई जाए जिससे उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे डॉक्टर साहब, क्योंकि अक्सर लोगों की ये डिमांड भी होती है और ख्वाहिश भी होती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। हमारी भी सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ की 100% गारंटी कोई भी आपको नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद एन टाइम पे गलत हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो रही है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी के लिए ठीक नहीं है या सूटेबल नहीं है। ठीक है, सो उसमें अगर पेशेंट की बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है या प्लेसेंटा की लोकेशन ठीक नहीं है या एक से ज़्यादा प्रेगनेंसीज हैं, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, या पेशेंट के पहले से 2 या 3 या उससे ज़्यादा सिजेरियंस हो चुके हैं, तो उनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ठीक है, वो पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि उसमें यूट्रस को या बेबी को या माँ को खतरे की हो सकती है ठीक है, कंडीशन। लेकिन अगर एक पेशेंट है जो नॉर्मली अपनी एंटीनेटल में चल रही हैं और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल जा रही हैं, बेबी की पोजीशन भी ठीक है और हम उसमें लेबर पेन्स का वेट करते हैं, लेबर पेन्स आ भी जाती हैं, उसके बाद कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि उस टाइम पे हमारे सामने आते हैं जब वो पेशेंट लेबर में जाती है। उनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि अगर बेबी जो है वो अपनी उसकी हार्ट बीट ठीक है, क्योंकि जब एक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बेबी को ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे उस चीज़ को कोप अप कर लेते हैं, कुछ बच्चे उस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते, ठीक है, या अगर पहले से ही कोई बेबी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो उस वक्त सामने आ जाता है और उसकी हार्ट बीट ख़राब होने का ख़तरा हो सकता है। लेकिन हम कंटिन्यूसली बेबी की हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉर्मल डिलीवरीज करवाते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम 100% गारंटी नहीं दे सकते कभी भी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी बाकी सब चीज़ें ठीक जा रही है, बेबी की हार्ट बीट भी ठीक जा रही है, लेकिन माँ का पेल्विस ही इतना एडिक्वेट नहीं है कि वो उस बेबी को या उसके हेड को अकोमोडेट कर सके, ठीक है, या उसका सर जो है वो उस हड्डी में से गुजर के नीचे वाले रास्ते में एंटर हो सके। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन को हम सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं, उसका भी लेबर में ही पता चलता है। ठीक है, बाकी बेबी की पोजीशन नॉर्मल होने के बावजूद, बाकी की सब कंडीशंस नॉर्मल होने के बावजूद जब लेबर पेन्स आती हैं तो बेबी का हेड कितना हद तक उस बोन के अंदर एंटर हुआ है, पेल्विस के अंदर एंटर हुआ है, या वो नीचे से कितनी डायलेट हुई है, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे ही डिसाइड होती हैं, जिसके लिए हम पेशेंट्स को काउंसल भी करते हैं। ठीक है, और उनसे पूरी कॉन्सेंट लेते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा ट्रायल करेंगे और बाकी जो भी चीज़ें होंगी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें माँ या बच्चे की जान को ख़तरा है तो फिर हम इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और सिजेरियन सेक्शन बिल्कुल सेफ़ है, ऐसा नहीं है कि सिजेरियन डिलीवरी करेंगे तो उसके बाद बेबी नहीं हो सकेगा या माँ किसी काबिल नहीं रहेगी, जो कि आमतौर पे लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ है कि अगर एक दफ़ा सेक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि अब ये खातून किसी और चीज़ के काबिल नहीं रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिजेरियन सेक्शन भी अब बिल्कुल सेफ़ है और हमारा मेन एम है हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। ठीक है।
तो डॉक्टर साहब एक दफ़ा सी सेक्शन हो जाए उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है नेक्स्ट? एक सिजेरियन सेक्शन के बाद 70% चांसेस हैं कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन हो सकती है, जिसको हम वी बैक कहते हैं, ठीक है। अगर बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। अगर बेबी की कोई ऐसी कॉज थी जो कि नॉन रिकरेंट है, ठीक है। यानी ऐसी कॉज जो कि बार बार होने के चांसेस नहीं है। अगर मदर का कोई पेल्विक डिफॉर्मिटी है, वो एक परमानेंट चीज़ है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर इस वजह से किसी का हुआ है सिजेरियन सेक्शन, तो इसका मतलब है दोबारा भी उसका सेक्शन ही होगा। ठीक है। लेकिन अगर बेबी की हार्ट बीट ख़राब होने की वजह से, या प्लेसेंटा लो लाइंग होने की वजह से, या उसकी बेबी की प्रेजेंटेशन ठीक ना होने की वजह से, जैसे बच्चा आड़ा है या उल्टा है, उस वजह से सेक्शन हुआ है, तो उसके अंदर दोबारा हम नॉर्मल डिलीवरी का चांस ले सकते हैं। ठीक। लेकिन उसके अंदर कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमने देखनी होती हैं। उनमें यह कि अगर पेशेंट की अपनी कंडीशन बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बेबी की पोजीशन ठीक है, उसके इर्द गिर्द पानी की मिकदार बिल्कुल ठीक है, और पेशेंट को खुद से लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर हम नॉर्मल डिलीवरी का ज़रूर ट्रायल देते हैं, और 70% पेशेंट्स डिलीवर हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन 30% पेशेंट्स ऐसी हैं जिनमें कि दोबारा कोई ऐसी कंडीशन हो सकती और है उनको सेक्शन जिसमें पे ही नॉर्मल जाना। डिलीवरी ना हो, तो फिर हम सेक्शन कर दें। ठीक। और दूसरा ये कि जो पेशेंट्स वी बैक करवाती हैं उनको हम इंड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि हम आर्टिफिशियल पेन्स देने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल पेन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो कई दफ़ा उस स्कार के लिए हेल्दी नहीं होती। ठीक है। जो पुराना ऑपरेशन है उसकी ऑपरेशन की जगह खुदा ना खास्ता खुल सकती है, और वो स्ट्रॉन्ग पेन्स की वजह से माँ को डैमेज हो सकता है, इसलिए हम आर्टिफिशियल पेन्स नहीं लगवाते। ठीक। डॉक्टर साहब हमारे माशरे में हमने देखा है कि काफ़ी लोग बेटा पैदा करने के लिए माँ के 4-4, 5-5, 6-6 सी सेक्शन करवा देते हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, आपकी नज़र में कितने सी सेक्शन सेफ होते हैं? मदर की कंडीशन के मुताबिक वैसे तो हम इस बात का फ़ैसला करते हैं। हमने अगर अच्छी कंडीशंस में किया जाए तो 4-5 सेक्शन भी हो सकते हैं। हमने 6-6, 7-7 सेक्शंस भी किए हुए हैं पेशेंट्स के। ठीक है। लेकिन आम तौर पे हम 3 या 4 सेक्शन से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स मदर की हेल्थ के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा प्लेसेंटा एक्रीटा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ठीक जैसे है। जैसे आपके सेक्शंस की तादाद बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो जगह पहले की निस्बत ज़्यादा वीक हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, और प्लेसेंटा अगर वहाँ अटैच हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और उस वॉल के अंदर घुस जाता है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा कहते हैं। ठीक है। और उसमें वो इतनी हद तक अंदर घुस जाता है कि उसको वो बच्चेदानी को नहीं छोड़ता ऑपरेशन के टाइम पे भी, और फिर हमें बच्चेदानी को यूट्रस को समेत उसके निकालना पड़ता है। ठीक है। सो इट्स अ वेरी हाई रिस्क कंडीशन फॉर अ पेशेंट, तो ठीक। इसलिए हम उनको कहते हैं कि आप 3 या 4 सेक्शन से ज़्यादा ना करवाएं। ठीक है। डॉक्टर साहब एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान एक नॉर्मल वक्फा लोग कहते हैं कि 2 साल होना चाहिए, तो इसके लिए कंट्रासेप्शन जो लोग यूज़ करते हैं उस पे हमारी आवाम सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? कॉन्ट्रासेप्शन बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बर्थ स्पेसिंग जो है वो वैसे तो नेचुरली अल्लाह ताला ने जो जैसे रिकमेंड किया है, कुरान पाक में भी है कि 2 साल तक माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। ठीक है। और मोस्टली दूध पिलाने के दौरान ओव्यूलेटरी फंक्शन या पीरियड्स का सिलसिला जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ठीक है। लेकिन ये 100% नहीं है, फिर भी उसके अंदर प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम बेबी की डिलीवरी के बाद पेशेंट को कहते हैं कि अपने छिले के टाइम के बाद 40 डेज़ के बाद गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें और उनसे डिफरेंट ऑप्शंस डिस्कस करें, ठीक। क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं। हर कपल की अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, और ये हर कपल के लिए वेरी करती हैं चीज़ें, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। ठीक। तो उस कपल को चाहिए कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें, और लीफलेट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम उनको वो देते हैं। उसके अलावा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो उस चीज़ को ज़रूर सीरियसली लेना चाहिए, और बर्थ स्पेसिंग को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे हम देखते हैं इमरजेंसी पिल्स का लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे, वो कितनी खतरनाक हो सकती है? इमरजेंसी पिल्स जो है, कोई भी मेडिसिन आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत बुरी ये चीज़ है कि आम तौर पे पेशेंट्स जाते हैं फार्मेसी में और कोई भी मेडिसिन उनसे पूछ के और वो ले लेते हैं, इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, चैट जीपीटी पे पढ़ लेते हैं, या फार्मासिस्ट या जो फार्मेसी पे जो लड़के होते हैं, इवन वो फार्मासिस्ट भी नहीं होते, वो अपने तौर पे ही रिकमेंड कर देते हैं कि अच्छा फ़लाँ पेशेंट मेरे पास ये दवाई लेके आया था, फ़लाँ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आया था, उसको ये डॉक्टर ने दवाई लिख के दी थी,
उसको ये मसला था तो वो ठीक हो गया। इवन खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार के लिए भी वो खुद ब खुद अपनी चीज़ें प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, जो कि हर पेशेंट के लिए चीज़ें सेफ़ नहीं हो सकती, एथिकली भी ठीक नहीं, एथिकली भी ठीक नहीं है और उस पेशेंट की सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई ड्रग किसी एक पेशेंट के लिए ठीक हो और दूसरे पेशेंट के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। ठीक है, तो इसी तरह इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स हैं, वो किस टाइम पे प्रिस्क्राइब करनी है और कितनी दफ़ा प्रिस्क्राइब करनी है, वो सिर्फ एक मुस्तनद डॉक्टर ही आपको बता सकता है या एक गायनोकोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है। उसके मुताबिक अगर आप यूज़ करेंगे तो ही उसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स भी आएंगे। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज़ नॉट फॉर अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ये सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में होती है, वो भी पीरियड के किस हिस्से में लेनी है वो आपको एक डॉक्टर बता सकता है। ठीक है, तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि कभी भी अपने तौर पे इस तरह की पिल्स लेने की कोशिश ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके मुताबिक वो आपको एडवाइस करेंगी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, इस टाइम पे उसका असर भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं होता, और ठीक बाद में फिर वो पीरियड्स की इरेगुलरिटी और मुख्तलिफ और सिम्टम्स के साथ आती हैं ठीक है, और फिर वो परेशान हो जाती हैं। ठीक वो हो, साइकिल जब रेगुलर ही नहीं होता, उसके ठीक, बाद उनको और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें और उसके बाद आप उनके प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ करें। ठीक। डॉक्टर साहब, हज के दौरान कुछ फीमेल्स जो हज पे जाती हैं वो अपने साइकिल को डिले करवाती हैं डिफरेंट पिल्स टेबलेट्स के जरिए, ये कितना सेफ होता है और किस तरह इसको डिले करना चाहिए? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हज की तैयारी है, लोग जा रहे हैं हज के लिए। तो ये कम्प्लीटली सेफ़ है। हम साइकिल के मुताबिक, पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक उनको वो टेबलेट्स एडवाइस करते हैं, और अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है या उनकी कोई ऐसी मतलब ऐसी कोई कंडीशन उनकी बॉडी में ऐसी नहीं है जिसकी वजह से वो टेबलेट्स ना दी जाए, उसमें ज़्यादातर हम प्रोजेस्टेरॉन टेबलेट्स यूज़ करते हैं, और मोस्टली पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशन के मुताबिक वो ठीक होती हैं, ठीक है, सिवाय चंद केसेस में जिनमें कि हम उन टेबलेट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते। ठीक तो हो, उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने साइकिल के मुताबिक डेट्स का इंतखाब करें, अदरवाइज़ ये कम्प्लीटली सेफ़ है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट साइकिल। ये डॉक्टर साहब कब से लेनी चाहिए, कब तक लेनी चाहिए? ये जो पेशेंट्स का पीरियड साइकिल है उसके मुताबिक हम देते हैं। अगर पेशेंट का रेगुलर साइकिल है तो उसकी ड्यू डेट से 1 हफ़्ता पहले से स्टार्ट की जाती है, ठीक है, और उसके बाद जब तक आप वहाँ पे हैं हज या उम्रे के लिए, वहाँ तक कंटिन्यू करनी है, और उसके बाद जब आप वापस आने लगें पाकिस्तान या फ़्लाइट पे बैठ जाएँ तो फिर आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और इससे जो आपका रेगुलर साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है? नहीं, वो मीनवाइल रुक जाता है, ठीक उस है, टाइम तक वो सिर्फ स्टॉप होता है, उसके बाद वो दोबारा से रेगुलर साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का हाई होना, ये कितना रिस्की हो सकता है माँ और बच्चे के लिए? ब्लड प्रेशर का मसला प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो सकता है। इसमें कैटेगरीज हैं डिफरेंट। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हाइपरटेंसिव होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर वैसे भी ज़्यादा होता है। वो पेशेंट्स जब प्रेगनेंसी अचीव करते हैं तो उनके अंदर हाइपरटेंशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली तो चीज़ ये कि वो अगर पहले से ऑलरेडी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन प्रेगनेंसी में अनसेफ है। ठीक है, तो हम उनको चेंज करके अपनी उनकी जो मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं वो शुरू करवाते हैं। हमारे साथ इसमें फिजिशियंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, सो पहले हम उनको कहते हैं कि आप अपने रेगुलर फिजिशियन के पास जाएं और उनसे अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करवाएं, वो वाली मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी सेफ़ है या ठीक है, प्रेगनेंसी फ्रेंडली हैं। ठीक है, उसके बाद उन्हें अपनी फॉलिक एसिड इंटेक अच्छी करनी चाहिए और फिर प्रेगनेंसी अचीव करनी चाहिए। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो कि वैसे आम तौर पे नॉर्मोटेंसिव हैं, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में उनका ब्लड प्रेशर 5वें महीने के बाद राइज़ होने लग जाता है, ज़्यादा है। होने लग जाता है, और वो हमारे पास एक कट ऑफ लाइन है, वो 20 वीक्स की है, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, जिसको है, हम आमतौर पे 5वां महीना कहते हैं। उस टाइम पे बेबी की प्लेसेंटल वेसल्स जो हैं वो इन्वेड कर रही होती हैं, यूट्रस के अंदर जा रही होती हैं, और वहाँ पे माइक्रोवास्कुलर लेवल पे एक पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लग जाता है माँ का, ठीक है, और समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर माँ का ब्लड प्रेशर बच्चे की पैदाइश के वक्त हाई था तो क्या ये बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो बिल्कुल भी सकता। नहीं। इसी तरह डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान, उसको सेफ एंड साउंड तरीके से गायनोकोलॉजिस्ट कैसे लेके चलती है?
डायबिटीज़ जो है वो भी हमारी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम उसको कहते हैं, जो एनी डायबिटीज़ विच इज़ डायग्नोज्ड फर्स्ट टाइम इन द प्रेगनेंसी ठीक है। इज़ कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो हमल में पहली दफ़ा डायग्नोज हुई है। लेकिन उसके बाद हमने इन दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है कि क्या ये पेशेंट वाकई ही डायबिटिक हो चुकी है ठीक है। बगैर प्रेगनेंसी के भी। तो उसके लिए हम प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद उनका एक टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक है। वो 6 वीक्स आफ्टर प्रेगनेंसी हम उसको करवाते हैं, ताकि हमें दोनों चीज़ों में फ़र्क पता चल जाए। अदरवाइज़ अगर प्रेगनेंसी में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ठीक है। और वो दोनों पे असर करती है, माँ पे भी और बच्चे पे भी। ठीक है। डॉक्टर साहब, आईबीएस इन प्रेगनेंसी, समटाइम लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान कभी मोशन लग जाते हैं, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी मैदा डिस्टर्ब होता है। आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहत हैं? ज़्यादातर पेशेंट्स को तो कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं वो हैं प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये दो ठीक। हार्मोन्स हैं जो सारे स्मूथ मसल्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, और क्योंकि यूट्रस के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करना मकसद होता है। जब वो रिलैक्स होते हैं तो गट के जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक। और जब गट के स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो उनकी फिर पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। और वो पेशेंट्स ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के साथ हमें प्रेजेंट करते हैं। डायरिया जो है वो डायरिया की और कुछ कॉजेज़ हो सकती हैं, या अगर पेशेंट पहले से ही आईबीएस का है तो वो शायद इस तरह से प्रेजेंट करे, लेकिन अदरवाइज मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट्स आती हैं, और ठीक होगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग भी डिले हो जाती है प्रेगनेंसी की वजह से। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, यूटीआई बड़ा कॉमन होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इसकी वजूहत क्या है और ये इसको ट्रीट कैसे करते हैं? यूटीआई वैसे भी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। क्योंकि एनाटॉमिकल डिफरेंसेस हैं मेल में और फीमेल में। फीमेल का शॉर्ट यूरिथ्रा होता है, उसके ज़रिए कोई भी पेरिनियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए या पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ किए जाएँ, जैसे अक्सर बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में या फीमेल्स अपने ऑफिस में वॉशरूम यूज़ करती हैं, ठीक है। तो वो कंटामिनेशन की वजह से भी बहुत जल्दी यूटीआई कैरी कर लेती हैं, ठीक है। उनमें यूरिन इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। और प्रेगनेंसी क्योंकि हमारी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सारे हीमोडायनामिक चेंजेस आ जाते हैं, तो उसमें भी यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। तो ये यूटीआई होने की बेसिक वजूहत होती बेसिक है। वजह आता है। दूसरा डॉक्टर साहब, अनीमिया भी बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान होता है, खून की कमी हो जाना, आयरन डेफिशिएंसी हो जाना, तो इसके बच्चे पे भी कोई नुकसान होते हैं? बिल्कुल है, और हमारी पॉपुलेशन में बेसिक इसकी कॉज सबसे पहली है कि अक्सर पेशेंट्स वो हैं जो कि ऑलरेडी एनीमिक होती हैं और वो प्रेगनेंसी में एंटर हो जाती हैं। ठीक है। सो अगर एक फ़ीमेल का पहले ही एचपी लेवल कम है, हीमोग्लोबिन लेवल कम है, और वो पहले ही एनीमिक है और उनकी डाइटरी इंटेक अच्छी नहीं है, तो वो जैसे ही प्रेगनेंसी होगी साथ ही उनकी हीमोग्लोबिन और ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारी हीमोडाइल्यूशन होती है, ठीक है। प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, आरबीसीज़ का लेवल कम हो जाता है हीमोडाइल्यूशन की वजह से। तो जो हीमोग्लोबिन, अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट की 10 हीमोग्लोबिन थी जो कि पहले ही कम है, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही 9 या 8 पे ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। और उसके साथ फिर बाकी के उनके सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें थकावट हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, टांगों में दर्द, बाकी की सब चीज़ें घर में और बाकी सब चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर सकती, थका हुआ फील करती हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो डेवलपिंग फीटस है उसको भी आयरन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के ऊपर आ जाती है जब प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक। सो अगर पहले ही आयरन रिजर्व्स ठीक नहीं है तो उन माओं के बच्चे जो हैं वो उतने अच्छी ठीक। तरह ग्रो नहीं कर पाते जितना कि आम तौर पे बच्चे को ग्रो करना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आखिरी 1 मिनट है। डॉक्टर सद्दफ काशिफ का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जी, पब्लिक के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी फीमेल्स जो भी हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में ख़वातीन हैं, उन्हें अपनी सेहत के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। अपनी हेल्थ कंडीशंस को आइडेंटिफाई करें, उनको टाइमली मैनेज करें, उनको टाइमली डिटेक्ट करें, और हेल्प के लिए अपने डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। अगर आपको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट करें। और जो ख़वातीन प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं उनको चाहिए कि वो प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिल लें, ताकि हम आपकी कोई भी रिस्क वाली सिचुएशंस हैं उनको पहले डील कर लें, ताकि आप एक हेल्दी बॉडी के साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकें और अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें।
सो मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मुझे मिलना चाहें तो आप वहाँ पे आके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अपना ख्याल रखें और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। ख्याल रखें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि डॉक्टर सदफ काशिफ हमारे साथ मौजूद थी। हमने कोशिश की कि हर वो सवालात डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहबा के सामने रखें, ताकि उसके ऊपर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेस्ड ऑन साइंस आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे डॉक्टर सदफ काशिफ और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।